यस, आज हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक तरंगों का परावर्तन एवं पारगमन, मैकेनिकल वेव का रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। जैसे मान लो मेरे पास ये एक मैकेनिकल वेव है और ये यांत्रिक तरंग माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड की बाउंड्री पर आकर के यहां आकर आपतित होती है। माध्यम फर्स्ट एक अलग टाइप का माध्यम है और माध्यम सेकंड एक अलग टाइप का माध्यम है। माध्यम फर्स्ट हो सकता है विरल है तो ये सघन होगा, और अगर ये सघन है तो ये विरल होगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के माध्यम है और इन डिफरेंट माध्यमों में पहले माध्यम से आती हुई कोई यांत्रिक तरंग या डोरी की तरंग या किसी और जल तरंग या कोई टाइप की तरंग यहां आकर के इस सतह पर आपतित होती है। आकर के कुछ भाग उसका पारगमित हो जाता है या ट्रांसमिटेड हो जाता है और कुछ भाग उसी के ऊपर वापस से परावर्तित। मैंने ये बनाई जरूर नीचे है, बल्कि ये वाली तरंग जस्ट इसके ऊपर ही है, वापस इसी के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगी, इसी के ऊपर वापस परावर्तित हो जाएगी। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुने कि ये जो तरंग जनरेट हुई है वो यहां पे कोई स्रोत है, उस स्रोत की वजह से जनरेट हुई है और उस स्रोत की वजह से तरंग जनरेट होकर के तीन प्रकार की तरंगें बनी है। कौन कौन सी? एक आपतित तरंग, एक पारगमित तरंग और एक परावर्तित तरंग। ये तीनों ही तरंग इस स्रोत की तरंग है। तो इसका मतलब किसी भी तरंग की जो आवृत्ति है वो स्रोत की आवृत्ति पर डिपेंड करेगी। तो इन तीनों तरंगों की आवृत्ति ओमेगा समान होगी। अब किसी भी तरंग की जो चाल है वो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करती है। अगर माध्यम सघन है तो तरंग धीमी चलेगी और माध्यम विरल है तो तरंग कंपैरेटिवली फास्ट चलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें तरंग के संचरित होने का जो फैक्टर होता है वो संचरण नियतांक उसकी स्पीड को डिफाइन करता है। जैसे मीडियम फर्स्ट का संचरण नियतांक k1 है और मीडियम सेकंड का संचरण नियतांक k2 है। तो हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन k1 होता है और इसमें v2 इक्वल टू ओमेगा अपॉन k2 हो जाएगा। अब k1 k2 कम ज्यादा होगा उस हिसाब से वेलोसिटी कम ज्यादा होगी। अगर सघन माध्यम है, ये वाला सघन है और ये वाला विरल है, तो k1 इज ग्रेटर देन k2 और यानी जो माध्यम सघन होगा उसका k ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका k ज्यादा होगा कि वेलोसिटी k के व्युत्क्रमानुपाती है उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो अब मेरे पास यहां तीन प्रकार की तरंग है। तो पहली जो तरंग है आपतित तरंग, उस आपतित तरंग की समीकरण हो जाएगी y इंसिडेंट इज इक्वल टू ए आपतित तरंग का आयाम a साइन ओमेगा टी और ये धनात्मक x अक्ष की तरफ जा रही है तो माइनस kx, ये आपतित तरंग की समीकरण होगी। ऐसे ही मैं अगर ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन निकालूं तो y t इज इक्वल टू ए टी। जरूरी नहीं है कि इसका ये आयाम है, इस तरंग का ये जो आयाम है वो आयाम इसके बराबर हो, इसका आयाम कुछ अलग होगा। यहां से यहां तक ये ए टी है, ए टी। ठीक है, और इसका आयाम यहां ए है, ये आयाम ए है तो ये ए माइनस ए है तो ये ए। ठीक है, तो ए टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और ये भी धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रही है, लेकिन इसका संचरण नियतांक k1 है और इसमें ये k2 में जा रही है तो इसका संचरण नियतांक k2 इंटू एक्स। लेकिन ओमेगा दोनों में सेम है बिकॉज ओमेगा स्रोत पर डिपेंड करेगा। तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ट्रांसमिट होती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उससे उसकी आवृत्ति पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो तीसरा ये परावर्तित तरंग की मैं बात करूं तो y r दैट इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी और ये वापस इधर की तरफ जा रही है ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ तो बीच में प्लस आएगा और माध्यम फर्स्ट ही है तो k1 इंटू एक्स। क्लियर? तो ये हुई तीनों तरंगों की तरंग समीकरण है। पहली y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इधर की तरफ k1 एक्स इसमें, दूसरे की ए टी, इसका आयाम ए टी है और तीसरे का आयाम ए आर है, ये जो आयाम है रिफ्लेक्टेड का वो ए आर है। ठीक है, यहां पारगमित तरंग का आयाम तरंग का आयाम
ए टी इज इक्वल टू स्मॉल ए आर ए टी इंटू ए, यानी पारगमित तरंग का जो आयाम है वो रियल तरंग या आपतित तरंग के आयाम का 80 गुना है, और ये जो 80 है वो है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और दूसरी अगर मैं बात करूं परावर्तित तरंग का आयाम, यानी ये पारगमन गुणांक है कि इतने फैक्टर से ये तरंग पारगमित हुई है। परावर्तित तरंग का आयाम, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, ठीक है। तो पारगमित तरंग का आयाम हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू स्मॉल ए आर इनटू कैपिटल ए, और यहां स्मॉल ए आर जो है वो परावर्तन गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब हम लोग स्मॉल ए टी और ए आर की गणना करेंगे। तो यहां से हम लोग बात करेंगे स्मॉल ए टी एवं ए आर की गणना। स्मॉल ए टी पारगमन गुणांक और स्मॉल ए आर परावर्तन गुणांक, यानी ये कितने गुणा पारगमित तरंग का आयाम रियल तरंग के आयाम के कितने गुणा है, और परावर्तित तरंग का आयाम रियल तरंग के आयाम का कितना गुणा है, ये हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग बाउंड्री पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास यहां पे ये बाउंड्री पार्टिकल है, तो बाउंड्री पार्टिकल के अगर विस्थापन की बात करूं तो जितना विस्थापन लेफ्ट साइड में है उतना ही विस्थापन, बाउंड्री पार्टिकल तो सिंगल पार्टिकल है, तो फॉर बाउंड्री पार्टिकल यहां एरो लगा करके लिखूं तो लिखे परिसीमा पर स्थित, परिसीमा, और परिसीमा हमने यहां पे मान ली x बराबर 0 पर, हमने यही x बराबर 0 मान लिया, ये x बराबर 0 है, ठीक है। परिसीमा पर स्थित कण का विस्थापन, तो परिसीमा पर स्थित कण का विस्थापन, आप अगर इसको राइट साइड से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रांसमिटेड वेव है वो विस्थापित कर रही है, और अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो इसको दो वेवों का परिणाम ही इसको विस्थापित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो विस्थापन है वो वाई लेफ्ट, कण तो एक ही है तो उसका दोनों तरफ से विस्थापन तो सेम ही होगा, तो वाई लेफ्ट इज इक्वल टू वाई राइट। राइट साइड का विस्थापन और लेफ्ट साइड का विस्थापन इक्वल होगा, तो राइट साइड का विस्थापन तो सिर्फ वाई टी है, और लेफ्ट साइड का विस्थापन है वो इन दोनों का योग है, तो वो हो जाएगा वाई आई प्लस वाई आर, ठीक है। और x बराबर 0 पर वाई आई, वाई टी और वाई आर की वैल्यू उसमें रखूं तो x बराबर 0, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। वाई आई की वैल्यू रखूं x बराबर 0 पर तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, और x बराबर 0 पर ये 0 हो जाएगा। वाई आर की वैल्यू रखें, वाई आर है हमारे पास ए आर साइन ओमेगा टी, और उस तरफ वाई टी की वैल्यू रखें
तो इज इक्वल टू 80 साइन ओमेगा टी, और यहां से ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 80। इट इज इक्वेशन नंबर 1। और अब हम लोग इसी बाउंड्री पार्टिकल के या बाउंड्री पार्टिकल पर तरंग के स्लोप की बात करें तो परिसीमा पर तरंग का ढाल, परिसीमा पर तरंग का ढाल, परिसीमा पर तरंग का ढाल की बात करें तो राइट हैंड साइड में सिर्फ ये सिंगल तरंग है तो ये इसका ढाल होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली तरंग और ये वाली तरंग अध्यारोपित होकर के एक नई तरंग बनाएगी, उसका जो ढाल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में तरंग का ढाल होगा, और राइट हैंड साइड में इसका जो ढाल है वो तरंग का ढाल होगा। तो तरंग का ढाल डेल वाई लेफ्ट बटा डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई राइट अपॉन डेल एक्स। लेफ्ट साइड में तरंग का ढाल और राइट साइड में तरंग का ढाल। अब देखें डेल बटा डेल एक्स, लेफ्ट साइड में वाई है, वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड, लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का परिणामी विस्थापन, और राइट साइड में ओनली वाई ट्रांसमिटेड है, तो डेल वाई टी अपॉन डेल एक्स। क्लियर। अब यहां पे वाई इंसिडेंट, वाई रिफ्लेक्टेड और वाई ट्रांसमिटेड की वैल्यू रखूं तो यहां से अपने पास आता है डेल बाई डेल एक्स, और वाई इंसिडेंट की जगह ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स बराबर 0 नहीं रखना, अभी परिसीमा पर एक्स बराबर 0 होता है, लेकिन इसका अवकलन करने के बाद में एक्स बराबर 0 रखेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू यहां रखूं तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई आर की वैल्यू ए आर साइन ओमेगा टी, और यहां पे था k1x और उसमें भी k1x ही आएगा, ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का लिखूं तो वो हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और वो होगा वाई टी का तो वो 80 साइन ओमेगा टी माइनस k2x। क्लियर। अब हम लोग इसको आगे अवकलित करते हैं तो यहां से a साइन का अवकलन कॉस ओमेगा टी माइनस k1x, और फिर इसका अवकलन ओमेगा टी का 0 क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो माइनस k1। इसका करें तो प्लस ए आर साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस k1x, और इसका माइनस k1, और इसका करें तो ये हो जाएगा 80 साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस k2x, और इसका माइनस k2 आगे। और अब अवकलन हो गया है तो अब x बराबर 0 पुट किया जा सकता है, तो यहां से x बराबर 0 पुट कर दूं और ये आगे ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस a k1, और x बराबर 0 पुट किया तो ये हो गया cos ओमेगा टी, क्योंकि पहले अगर x बराबर 0 पुट कर देता तो ये k1 नहीं आता यहां पे। फिर माइनस
ए आर K1 cos ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस AT K2 cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी सारे कट जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास रहेगा माइनस भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा A K1 प्लस AR K1 इज इक्वल टू AT K2। और ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आई जो कि इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो समीकरण 1 ये रही और समीकरण 2 ये रही। अब हम लोग आगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर यहाँ से हल करते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के बाद में इसको और इसको, इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे में रखेंगे और फिर दूसरे को एलिमिनेट करके वापस उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार ए आर की जो वैल्यू आएगी वो K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए, यानी यहाँ से ए आर निकालते समय यहाँ से AT का मान इसमें रख दो, ए आर आ जाएगा। और अगली बार AT निकालते समय यहाँ से ए आर की वैल्यू इसमें रख दो और यहाँ से AT आ जाएगा। तो AT की वैल्यू आई 2K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए। यहां हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि परावर्तित तरंग का जो आयाम था वो आयाम था स्मॉल ए आर इंटू ए। तो ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये ही कोफिशिएंट स्मॉल ए आर है, तो ये परावर्तन गुणांक है। और इसमें AT इज इक्वल टू स्मॉल AT इंटू ए, तो ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट स्मॉल AT है। ठीक है, तो ये परावर्तन गुणांक है, ये पारगमन गुणांक है और ये परावर्तन गुणांक है। अब इस AR और AT की वैल्यू हम लोग वेलोसिटी की पदों में भी लिखेंगे, तो आगे उस पर लिखते हैं। यस, स्मॉल AR और AT इन गुणांकों के मान वेग के पदों में क्या होंगे, तो यहां से देखें स्मॉल AR की जो वैल्यू है वो स्मॉल AR इज इक्वल टू है K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2, और स्मॉल AT का जो मान है वो है 2K1 अपॉन K1 प्लस K2। अब हम लोग K1 की वैल्यू यहां से पुट करें वहां, तो K1 को लिखा जा सकता है, देखें K1 इधर जाएगा और V1 नीचे आएगा, तो ओमेगा अपॉन V1 माइनस ओमेगा अपॉन V2 अपॉन ओमेगा अपॉन V1 प्लस ओमेगा अपॉन V2। और ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है AT इज इक्वल टू 2 ओमेगा अपॉन V1 अपॉन ओमेगा अपॉन V1 प्लस ओमेगा अपॉन V2। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से AT बराबर, यहां से ओमेगा कॉमन आकर के ऊपर नीचे इसमें भी कट जाएगा और ओमेगा कॉमन आकर के इसमें भी कट जाएगा, और यहां पे ये आ जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू V2, और ये हो जाएगा V2 प्लस V1 अपॉन V1 इंटू V2। तो इसका मतलब ये हुआ V2 अपॉन V1 अपॉन V2 प्लस V1, और वो V1 इंटू V2 ऊपर और V1 इंटू V2 नीचे कट जाएगा। और ऐसे ये वाला हो जाएगा AT इज इक्वल टू ये नीचे हो जाएगा V1 प्लस V2 इंटू V1 इंटू V2, और ये V1 इंटू V2 ऊपर जाएगा और वो V1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली रहेगा 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको आप सॉल्व कर लेना एक बार और, क्लियर। तो ये वेग के पदों में AT और AR की वैल्यू, ये AR है, AR और AT की वैल्यू आई। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एक डोरी में वेग ओमेगा अपॉन K के अलावा डोरी के अंदर जो वेग होता है वो अंडर रूट T अपॉन म्यू भी होता है। तो अगर तनाव समान हो और दो भिन्न भिन्न डोरियां हो
तो उसमें वेलोसिटी, उसमें ये ए आर और ए टी की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी बात करते हैं। तो मेरे पास दो भिन्न डोरियां हैं और उसमें मैं एक तरंग जनरेट करता हूं। वो तरंग एक डोरी में उत्पन्न होती है और फिर वो जंक्शन पे जाके टकराती है और टकरा करके कुछ भाग उसका दूसरी डोरी में पारगमित हो जाता है और कुछ भाग जंक्शन से टकरा करके वापस पहली डोरी में आ जाता है। तो इसका मतलब यहां से एक तरंग इधर जाएगी टकराने के बाद में, और एक तरंग यहां से वापस जो इधर आएगी वो इस आपती तरंग के ऊपर अध्यारोपित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली तरंग तो है वाई टी, और इधर जो वापस आई है वो तरंग है वाई आर, और ये जो जा रही है वो तरंग है वाई इंसिडेंट। ठीक है, तो ये डोरी 1 है जिसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान घनत्व μ1 है, और ये डोरी 2 है, इसके एकांक लंबाई का द्रव्यमान घनत्व μ2 है। सबसे खास बात यहां पे ये है कि अगर दो डोरियां कैसी भी हो, समान हो या भिन्न भिन्न हो, अगर वो श्रेणी क्रम में तनी हुई है तो दोनों डोरियों में तनाव की वैल्यू समान होगी, टी सेम होगा, टी अलग अलग हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बल अगर अलग अलग है, अगर डिफरेंस है फोर्स में, तो वो वहां से त्वरित होगी, गति करेगी। नेट फोर्स 0 रखने के लिए दोनों में तनाव इक्वल होगा और हर पॉइंट पर तनाव इक्वल होगा अगर डोरी भिन्न भिन्न द्रव्यमान की है तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे तनाव सेम है, तो इस डोरी में जो तरंग की चाल है वो आपतित हो या परावर्तित हो, उसकी v इजिकल टू v1 इजिकल टू टी अंडर टी अपॉन μ1, और इस डोरी में तरंग की चाल v2 इजिकल टू अंडर टी अपॉन μ2। अब हम लोग जानते हैं कि जो परावर्तित और पारगमित तरंग के जो कोफिशिएंट होते हैं, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, वो ए आर इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1, और उधर ए टी होता है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब v1 और v2 की वैल्यू हम यहाँ पे इसमें रखें t और म्यू के रूप में, तो t तो सब में सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ से जो ए आर आएगा सॉल्व करने के बाद में, ये देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती है अंडर रूट के, तो यहाँ से ये v2 की जगह अंडर रूट μ1 आ जाएगा और v1 की जगह अंडर रूट μ2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में, तो ये वापस आ जाएगा अंडर रूट μ1 माइनस अंडर रूट μ2, बाकी कट जाएगा सब, अपॉन अंडर रूट μ1 प्लस अंडर रूट μ2। और इसमें ये AT वही बात, v2 की जगह अंडर रूट μ1 और v1 की जगह अंडर रूट μ2, तो 2 अंडर रूट μ1 अपॉन अंडर रूट μ1 प्लस अंडर रूट μ2। तो ये यहाँ पे प्लस में है, तो अगर v2 की जगह μ1 और μ1 की जगह μ2 रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ रहा है। या अगर v1 की जगह μ2 रखना है और v2 की जगह μ1 रखना है अंडर रूट के अंदर, तो वो ऐड हो रहा है, तो आगे लिखो या पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दो भिन्न भिन्न डोरियां हैं और उसमें तरंग परावर्तित या पारगमित होती है, तो उसके परावर्तन और पारगमन गुणांक है वो ये वाले होते हैं डोरी के अंदर।